हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू कैन नॉट चेंज व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, सो डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट इट, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। यानी कि आपके जो भी कुछ हो चुका है आपके लाइफ में, अच्छा बुरा जैसा भी, आप उसको बदल तो सकते नहीं, राइट? तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने का क्या फ़ायदा, है ना? जो भी आपने गलत किया, सही किया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उनसे जो भी सीख मिलती है आप उसको लो और आगे बढ़ो, राइट? जो भी गलतियां आपने की हैं उनसे सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024. The recent injunction issued by US District Judge James Donato, which forces Google to open up its Android platform to third-party app stores. बोल रहे हैं रिसेंटली जो निरोधक कुछ डायरेक्टिव आया है, आदेश आया है, प्रोहिबिट करने वाला कुछ आदेश आया है, किसके द्वारा? यूएस के डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स डोनाटो के द्वारा, जिसने कि गूगल को फोर्स किया है कि वो अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स के लिए ओपन करें एंड ऑल्टरनेटिव payment options marks a critical juncture in the ongoing legal dispute between Alphabet's subsidiary and Tencent backed Epic Games. बोल रहे हैं कि अगर और क्या करें कि वो उनको जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर पेमेंट का भी ऑप्शन, कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए। ये एक बहुत ही क्रिटिकल फैसला है, अहम एक फैसला है। क्यों? क्योंकि एक लीगल डिस्प्यूट चल रहा था अल्फाबेट की कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है उसके, और टेंसेंट बैक्ड एपिक गेम्स के बीच में। तो इनके बीच में जो लीगल कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण आगे एक कुछ वृद्धि हुई है, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे समय है, इंपॉर्टेंट टाइम है। दिस antitrust lawsuit, which began in 2020 after Google removed Epic's popular game Fortnite from the Play Store for violating its payment terms. बोल रहे हैं कि ये जो एंटी ट्रस्ट लॉसूट मतलब कि एक ऐसा लीगल एक्शन जो कि किसी कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज को चैलेंज करता है कि भाई उन्होंने कंपटीशन को जो है बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया है, मार्केट प्लेस में इतना ज़्यादा कंपटीशन रहा नहीं, किसी भी तरीके से वो मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ के अगेंस्ट में अगर कोई भी कानूनी एक्शन होता है उसको बोलते हैं एंटी ट्रस्ट लॉसूट। तो जो कि 2020 में शुरू हुआ था, जब गूगल ने एपिक, जो कि एक पॉपुलर गेम है, उस एपिक है उसका एक पॉपुलर गेम फोर्टनाइट को प्ले स्टोर से हटा दिया था फॉर वायलेटिंग इट्स पेमेंट टर्म्स, की उन्होंने गूगल की पेमेंट टर्म्स को वायलेट किया था, उल्लंघन किया था, इस वजह से उन्होंने उस गेम को प्ले स्टोर से हटा दिया था। हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस फॉर हाउ द एंड्रॉयड ऐप इकोसिस्टम फंक्शंस। तो इस लॉ सूट के, इस केस के बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम होंगे कि भाई किस तरीके से ये जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम है वो कार्य करता है, उसके ऊपर बहुत दूरगामी परिणाम होंगे इसके। Bypassed Google's rules by making users pay the publisher directly, triggering the battle. बोल रहे हैं एपिक ने गूगल के जो रूल्स हैं उनको बाईपास किया और जो भी इसके यूज़र थे इस गेम के, उनको भाई उन्होंने ऐसा प्रावधान कर दिया कि वो डायरेक्टली पब्लिशर के साथ में कांटेक्ट करके डायरेक्टली पेमेंट जो भी होगी वो उसकी वजह से उसको जाएगी। अभी तक क्या होता है, गूगल के वाया होती होगी शायद कि गूगल तक पेमेंट आएगी, फिर वो कुछ उसका परसेंटेज रखेंगे, फिर उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एपिक ने ये चीज़ को बाईपास कर दिया, जिससे कि ये पूरा जो बैटल है, पूरा जो युद्ध है वो ट्रिगर हो गया, उसकी शुरुआत हो गई। जज डोनाटोज रूलिंग सेट टू टेक इफेक्ट इन नवंबर, इनका जो भी फैसला है उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो नवंबर में आएगा। ऑर्डर्स गूगल टू हॉल्ट प्रैक्टिसेस दैट हैव लिमिटेड कंपटीशन, और इन्होंने गूगल को आदेश दिया है कि वो कोई भी ऐसी कदम या ऐसे जो भी उनकी प्रक्रियाएं हैं उनको रोकें जिनमें कि कंपटीशन लिमिट कर दिया गया है, कोई कंपटीशन खत्म कर दिया गया है। सच एज पेइंग कंपनीज to launch apps exclusively on its marketplace or pre-installing Google Play on new devices. बोल रहे हैं जैसे कि वो कुछ कंपनीज को पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं कि भाई आप ये जो ऐप है केवल और केवल हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे, या फिर कुछ फोन्स में आपको पता होगा गूगल प्ले पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है नए डिवाइसेस में, तो ये जो टैक्टिक्स है ये आपको हटानी पड़ेंगी।
It also mandates Google to allow rival app stores to be featured on its Play Store and for app developers to show alternative payment systems. उनने बोला है, गूगल को ये आदेश दिया है कि वो राइवल ऐप स्टोर्स जो हैं वो भी अपने प्ले स्टोर में रखेंगे, उनको भी डिस्प्ले करेंगे, और जो ऐप डेवलपर्स होंगे उनको ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन भी वो शो करें. ऐसा नहीं कि आपको केवल गूगल पे के ज़रिए आपको पेमेंट करनी है या गूगल के ज़रिए आपको पेमेंट करनी है, और भी आपको ऑल्टरनेट्स दिए जाने चाहिए. For 3 years, this injunction will reshape how Google operates its marketplace. उन्हें 3 सालों के लिए ये जो भी कार्रवाई है, ये जो भी इंजंक्शन यानी कि फैसला आया है, ये गूगल के सारे कार्रवाई की वो किस तरीके से काम करते हैं उसको क्या करेगा, पूरा रीशेप कर देगा, चेंज कर देगा उसकी मार्केट प्लेस में. क्रिएटिंग स्पेस फॉर इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन एंड्रॉयड सिस्टम, और जिसमें कि कंपटीशन के लिए और ज़्यादा जगह मिलेगी एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में. ठीक है, कोई एक ही कंपनी मोनोपोली लेके नहीं बैठी होगी. ठीक है, बट गूगल आर्ग्यूज दैट these changes pose risk to user privacy and security and could limit developers ability to promote their apps. बोल रहे हैं, लेकिन गूगल ने तर्क देते हुए ये कहा है कि अगर ये चेंजेस होते हैं तो इससे जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी को रिस्क पहुंचेगा, वो खतरे में आएगी, और जो डेवलपर्स हैं उनकी जो क्षमता है कि वो अपनी ऐप्स को प्रमोट कर सके उसमें भी लिमिटेशन आ जाएगी. However, the injunction does allow Google to retain some control over security. हालांकि जो ये फैसला आया है इसमें गूगल के पास में कुछ हद तक कंट्रोल रहेगा सिक्योरिटी के ऊपर, बट द रूलिंग सेंड्स अ क्लियर मैसेज. लेकिन इससे एक बहुत साफ स्पष्ट मैसेज दिया गया है. इट इज टाइम फॉर गूगल टू चेंज हाउ इट गवर्न्स द एंड्रॉयड ऐप मार्केट प्लेस, कि अब हाई टाइम है गूगल अपना जो भी काम करने का तरीका है उसको चेंज करे, और किस तरीके से वो पूरे एंड्रॉयड ऐप का जो मार्केट सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है उसको छोड़े. ठीक है, उसको बदलाव लाए, उसमें चेंज लाए. एट द कोर ऑफ द बैटल इज द गूगल टैक्स. बोल रहे हैं इस पूरे युद्ध में जो केंद्र है वो है गूगल टैक्स. अ 15 to 30% कमीशन द कंपनी चार्जेस ऐप डेवलपर्स फॉर ट्रांजेक्शन्स मेड थ्रू एप्स फ्रॉम प्ले स्टोर. तो बोल रहे हैं कि इसका पूरे युद्ध का जो असल मसला है वो है गूगल टैक्स, जो कि एक 15 से 30% का कमीशन है जो गूगल कंपनी अपने ऐप डेवलपर से चार्ज करती है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन उनके ऐप के ज़रिए या प्ले स्टोर के ज़रिए, प्ले स्टोर से उनके ऐप पे होती है उसके लिए. ब्रिंगिंग इन बिलियंस ईच ईयर फॉर गूगल, जिसकी वजह से गूगल की कई करोड़ों अरबों की, बिलियंस की कमाई होती है हर साल. During the trial, it was revealed that Google had cut special deals with major developers. बोल रहे हैं ट्रायल के दौरान में साफ हुआ कि जो गूगल है उसने कई सारे जो डेवलपर्स हैं उनके साथ में बहुत बड़ी बड़ी डील्स जो हैं वो साइन करी थी. ठीक है, इंक्लूडिंग स्पॉटिफाई एंड टिंडर ओनर मैच ग्रुप, जिसमें स्पॉटिफाई भी शामिल है और टिंडर के जो मालिक कंपनी है, ओनर कंपनी है मैच ग्रुप, उसके साथ में डील शामिल है. अलाउइंग देम टू पे लोअर कमीशन, जिसकी वजह से ये जो कंपनियां हैं ये इनको गूगल को थोड़ा कम कमीशन दे रही थी. दिस फर्दर फ्यूल्ड क्लेम्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द ऐप मार्केट प्लेस. इससे और ज़्यादा जो एक अनफेयर की यहाँ पे सही तरीके की कार्रवाई नहीं होती, अनफेयर तरीके से कार्रवाई होती है, उसको ऊपर और बढ़ावा मिल गया और उसको तूल पकड़ लिया उस बात ने. जज डोनाटोज इंजंक्शन इज अबाउट मच मोर दैन जस्ट कमीशंस. बोल रहे हैं कि जज डोनाटो का जो ये फैसला है ये केवल कमीशंस तक सीमित नहीं है, ये उससे आगे बढ़कर है. It strikes at the heart of how tech giants use their platform to maintain dominance. ये उस बात का जो मुख्य केंद्र है कि किस तरीके से जो टेक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जायंट्स हैं, ये अपने प्लेटफॉर्म्स का जो इस्तेमाल है वो मेंटेन डोमिनेंस मतलब वहाँ पे डोमिनेंस बनाने के लिए करते हैं, इसकी पूरी जड़ पर उन्होंने वार किया है. By enforcing its payment systems and restricting alternative options, बोल रहे हैं जब ये इसके पेमेंट सिस्टम को एनफोर्स कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं और उसके ऑल्टरनेटिव्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, Google has long held disproportionate power over app developers. तो गूगल ने इतने सालों से बहुत ज़्यादा
इरैशनल या फिर कहें कि जैसे समानुपात में नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा ऊंच नीच थी, भेद था। ऐप डेवलपर्स के ऊपर उन्होंने अपना दबदबा बनाया। द रूलिंग इफ अपहेल्ड could dismantle this dominance। अगर ये रूलिंग जो ये फैसला आया है इसको बरकरार रखा जाता है, इसको सपोर्ट मिलता है, तो ये क्या कर देगा, डिसमेंटल कर देगा। डिसमेंटल मतलब खत्म कर देगा किस चीज को, इस डोमिनेंस को, जो गूगल ने अपना एक वर्चस्व बना लिया है, एकाधिकार पूरे मार्केट प्लेस पे कर लिया है, उसको खत्म कर देगा। बाय मैंडेटिंग दैट गूगल ओपन इट्स प्लेटफॉर्म टू थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स एंड पेमेंट सिस्टम्स, the court seeks to introduce fairness to a market that has been controlled by a single player for too long। बोल रहे हैं by mandating मतलब जरूरी करना, वह जो बोलते हैं अनिवार्य करना। बोल रहे हैं जो अगर ये गूगल को अपने प्लेटफॉर्म को थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स के लिए ओपन करने के लिए और पेमेंट सिस्टम्स के लिए मैंडेट यानी कि इसको अगर अनिवार्य कर दिया जाता है, तो कोर्ट ने ये कोशिश करी है कि वो यहाँ पे फेयरनेस यानी कि समानता का भाव लेकर आए उस मार्केट प्लेस में जो इतने समय से एक सिंगल प्लेयर के द्वारा डोमिनेट की जा रही थी, कंट्रोल की जा रही थी। फॉर एंड कंज्यूमर्स, अब जो इसके जो एंड कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनके लिए the real impact could be felt in the form of lower costs for paid apps and in app purchases। तो उनके लिए क्या फर्क पड़ेगा, गूगल को अगर ये चीज़ करने के लिए बोला जाता है और ये चीज़ होती है, तो उससे उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आपके हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि जो हम कॉस्ट पे करते हैं किसी भी ऐप को परचेज करने के लिए, पेड ऐप्स जो लेते हैं, उनका पेड जो उनका वर्जन लेते हैं, उसकी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है। और ऐप परचेज करने में हमें सहूलियत होगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारे फ़ोन में गूगल पे होगा या गूगल के जो पेमेंट सोर्सेज हैं वो होंगे तभी हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन डेवलपर्स आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू गूगल्स हेफ्टी कमीशंस, बोल रहे हैं जब डेवलपर्स गूगल के भारी भरकम बड़े बड़े हेफ्टी मतलब बहुत भारी भरकम कमीशंस के दायरे में नहीं होंगे, those savings could be passed down to users, तो वो जो उनकी बचत होगी वो यूजर्स तक पहुंचाई जा सकती है। Ultimately, this ruling could signal a shift toward more transparent and fairer business practices in the tech industry। तो बोल रहे हैं अंततः ये जो पूरा फैसला है ये क्या करेगा, सिग्नल अ शिफ्ट, ये एक परिवर्तन का इशारा है कि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, और ज़्यादा फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस हो टेक इंडस्ट्री में, एंड पुश जायंट्स टू रिकंसिडर हाउ दे ऑपरेट इन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको रिकंसिडर करने के लिए प्रेरित करता है कि वो दोबारा पुनर्विचार करें कि किस तरीके से वो ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में ऑपरेट करेंगे ट्रांसपेरेंट तरीके से, ठीक है। तो ये था पैसेज बेसिकली बोला गया है कि गूगल को एक कोई उनके ऊपर कोई लीगल बैटल चल रहा होगा उनका और किसी दूसरी कंपनी का, तो उस लीगल बैटल में जो फैसला आया है उसमें गूगल को बोला गया है कि भाई आप अपनी मार्केट प्लेस को ओपन करो, और जिस तरीके से आप अपना प्रोसीजर चला रहे हो, अपनी कंपनी चला रहे हो, एकाधिकार पूरा रख रखा है आपने, तो दिस इज़ नॉट फेयर। आपको उनको जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको आपको और ज़्यादा ऑप्शंस देने पड़ेंगे, अपना ऐप प्ले स्टोर जो है वो आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये उनको आदेश दिया गया। अब गूगल का तर्क ये था कि इससे लोगों की सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो सकती है। व्हाट इज द प्राइमरी इम्प्लीकेशन ऑफ द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंजंक्शन ऑन गूगल्स ऐप इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब पैसेज के अनुसार इस फैसले का गूगल के पूरे कार्यवाही के ऊपर, उसका पूरा जो वर्क प्लेस बना हुआ है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव यही पड़ेगा ना कि उनको अपना जो स्टोर है, अपने जो सिस्टम है, वो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है वो दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरी कंपनीज के लिए भी ओपन करने पड़ेंगे। और एक हमारे लिए तो बेनिफिट ये है कि भाई हमें तो फेयरनेस मिलेगी, है ना, हमें और ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन उनके लिए क्या है कि उनको अगर ये अपना प्ले स्टोर अपना खोलना पड़ेगा, दूसरी प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे तवज्जो देना पड़ेगा या उनको वर्क स्पेस देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, उनका नुकसान हो सकता है। कहीं पे उनको कंपैरेटिवली अच्छे प्राइस मिले हम कंज्यूमर्स को, तो हम उस तरफ चले जाएं, राइट। गूगल विल लूज इट्स डोमिनेंस ओवर एंड्रॉयड ऐप स्टोर्स परमानेंटली। देखो ये एक इसका मतलब जो इसका रेपरकशन तो है, लेकिन ये इमीडिएट प्रभाव नहीं है। गूगल विल रिमूव ऑल सिक्योरिटी मेजर्स ऑन इट प्ले स्टोर्स टू अकोमोडेट कॉम्पिटिशन। इनकरेक्ट है, क्योंकि उसको कुछ अधिकार है, सिक्योरिटी रीजन से वो कुछ चीज़ें रख सकता है अपने पास, ठीक है, कुछ कंट्रोल रख सकता है। Google is allowed to continue paying companies to launch apps exclusively on its platform. Incorrect है। Google is required
to open its Android platform to third-party app stores and alternative payment options. Option D is correct. According to the passage, why does Google argue against the changes mandated by the court? तो बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार गूगल ये क्यों आर्ग्यूमेंट करता है कि उसने जो कोर्ट के अनुसार जो चेंजेस बोले हैं उसके अगेंस्ट में क्यों आर्ग्यू करता है। तो वो तर्क देते हैं कि यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी यहाँ पे ब्रीच हो सकती है। द चेंजेस कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट गूगल्स प्रॉफिट मार्जिन्स। इनकरेक्ट है। The changes could pose risk to user privacy and security. Option B is correct. Choose the appropriate set of words to fill in the blanks based on the passage. Passage के अनुसार आप इन blanks को किन words से fill करेंगे। Google's dominance in app marketplace stems from its ability to enforce its own dash. उसका खुद का क्या चलता है? पेमेंट सिस्टम चलता है, राइट? तो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम आएगा, ऑपरेटिंग मॉडल आएगा, कमीशन चार्जेस आएगा, पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम आएगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। विच रिस्ट्रिक्ट्स डैश ऑप्शंस फॉर डेवलपर। तो डेवलपर्स को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं ना मिलते, राइट? तो ऑल्टरनेटिव आएगा, दोनों में ही ऑल्टरनेटिव है। चलो आगे देखते हैं। एंड हैज लेड टू एलिगेशंस ऑफ डैश। उनके ऊपर अनफेयरनेस के आरोप लगे हैं, पारदर्शिता के तो आरोप नहीं लगे ना, अनफेयरनेस के आरोप लगे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं आएगा। इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। पेमेंट सिस्टम, ऑल्टरनेटिव, अनफेयरनेस। डिसमेंटल का एंटोनिम बताना है। डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, अलग अलग कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बनाना किसी चीज को बिल्कुल बेसिक से। तो ऑप्शन ए बिल्ड इज करेक्ट। Based on the passage, what is the likely long-term impact of the court ruling on Google's app marketplace dominance? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार जो दूरगामी परिणाम क्या होगा गूगल की ऐप मार्केटप्लेस डोमिनेंस के ऊपर इस कोर्ट के फैसले का। तो इसका ये फायदा होगा कि मोनोपोली जो है इस मार्केटप्लेस से वो खत्म हो जाएगी, और जो हम कंज्यूमर हैं उसके लिए बेनिफिट ये होगा कि हमें कम कीमत में फेयर और इन ट्रांसपेरेंट तरीके से कुछ ऐप्स परचेज करने का मौका मिल सकता है। गूगल विल परमानेंटली लूज इट्स ऐप मार्केटप्लेस रेवेन्यू। इनकरेक्ट है। कंज्यूमर्स, देखो ये उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये वो डायरेक्टली तो नहीं ना बोल सकते कि भाई हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, राइट? तो उन्होंने वहां पे तो कुछ और ही तर्क देंगे, और लॉन्ग टर्म के प्रभाव क्या होंगे हम उनकी बात करें। कंज्यूमर्स विल इमीडिएटली सी लोअर प्राइजेस फॉर एप्स। इनकरेक्ट है। Google's monopoly over the app marketplace will be reduced, introducing more fairness. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे S1 और S4 स्टेटमेंट गिवन है। PQRS में से हमें रिलेटिवली S2 और S3 फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो S2 और S3 वही होगा जो S1 S2 के साथ S4 के साथ में मेल खाएगा, राइट? चलिए देखते हैं। October 7, 2024 marked 1 year of Israel's war on Gaza and its relentless bombing of the Gaza Strip, killing nearly 42,000 people. बोल रहे 7 अक्टूबर 2024 को पूरा एक साल हो जाता है जब इसराइल ने गजा के ऊपर अपना युद्ध जो है शुरू किया था, और जो रिलेंटलेस, बिना किसी रोक टोक, बिना थके जो गजा पट्टी के ऊपर उन्होंने बॉम्बिंग करी, उसका एक साल हो जाता है, जिसमें कि लगभग 42,000 लोग मारे गए। This has brought out millions in mass demonstrations. इसकी वजह से कई लाखों करोड़ों में लोग जो है मास डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि पब्लिकली विरोध जता रहे थे इन मेजर सिटीज ऑफ यूरोप, कुछ खास मुख्य शहरों में यूरोप के, यूनाइटेड स्टेट्स के एंड बियॉन्ड। और किसी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जनरेशन ऑफ पीपल, politicizing a generation of people in opposition to Israel and also making it one of the greatest issue of our time. क्या किया जा रहा था कि जो आज के इजराइल है उसके लिए आज की जो जनरेशन है वो इस पूरे मसले को पॉलिटिसाइज करने के विरोध कर रही थी, और ये जो पूरा इशू था ये हमारे समय, आज के युग का सबसे बड़ा इशू बन गया था, मसला बन गया था। तो ये हम समझ गए कि गजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है इसराइल हमास का, इसराइल गजा का, गाजा वॉर जो चल रहा है उसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है? चलिए देखते हैं। फॉर दिस रीजन दे रिक्वेस्टेड टू यूज सीडोनिम फॉर देयर फैमिली नेम बट देयर फर्स्ट नेम्स आर जेन्युइन। इस कारण से उन्होंने सीडोनिम, अपने फैमिली नेम के लिए सीडोनिम इस्तेमाल करने के लिए कहा, लेकिन उनके फर्स्ट नेम्स जो हैं वो जेन्युइन है। अब सीडोनिम क्या होता है? सीडोनिम का मतलब होता है जो आप
एक फिटिशियस नेम यूज करते हैं, ठीक है। अब होता है ना कि जैसे कुछ केसेस में किसी तरीके के विक्टिम्स का, जैसे रेप केसेस होते हैं या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस, उसमें आप विक्टिम का नाम नहीं लिख सकते, राइट। तो उसमें आपको फिटिशियस नेम लिखना पड़ता है, सीडोनिम लिखना पड़ता है, जो कि उस व्यक्ति के नाम से अलग हो। तो यहाँ पे उन्होंने अपने फैमिली नेम यानी कि सरनेम की जगह पे सीडोनिम लिखने के लिए बोला, हालांकि फर्स्ट नेम उनका सेम था। तो ये किसी फैमिली की बात की जा रही है, किसी ऐसी फैमिली की जो अपना नाम नहीं जाहिर होने देना चाहते, उसकी बात की जा रही है। तो उसका गाजा वॉर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पी तो रेलेवेंट है नहीं। जब पी रेलेवेंट नहीं है तो हम अपने ऑप्शंस में चलेंगे। ऑप्शन ए में पी है, एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी में पी है, एलिमिनेट कर दो। The prime victims of the heartless war have been civilians, women and children in Gaza, West Bank and now Lebanon. बोल रहे हैं जो मुख्य इस पूरे हार्टलेस, बिना किसी भी परवाह किए, बिना कोई दिल दहला देने वाले युद्ध के जो सबसे ज़्यादा इससे घायल हुए हैं या इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सिविलियंस को हुआ है, महिलाओं को हुआ है, बच्चों को हुआ है गजा में, वेस्ट बैंक में, और अब ये युद्ध लेबनान तक पहुंच चुका है। 16,705 Palestinian children have been killed, the largest in any conflict in 1 year. 16,705 पैलेस्टीनियन बच्चे जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जो कि किसी भी कन्फ्लिक्ट में एक साल के अंदर मारे जाने वाले बच्चों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब ये दोनों ही गजा वॉर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, क्यू और आर, यानी कि क्यू एंड आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द हसन्स एस्केप द शिया मेजॉरिटी सदर्न सबर्ब्स। तो ये किसी हसन फैमिली की बात की जा रही है जो शिया मेजॉरिटी का सबर्ब था, सदर्न सबर्ब्स का इलाका था, वहां से एस्केप करे थे। तो ये तो हमारे पैसेज से रेलेवेंट नहीं है, तो ये एस बी हमारा स्टेटमेंट में नहीं आएगा, डी बी एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। जब आप किसी चीज से बाल बाल बच जाते हैं तो उसको बोलते हैं नैरो एस्केप। क्या बोलते हैं? नैरो। कंफर्टेबल मतलब बहुत ही आरामदायक, फुल मतलब पूरी तरीके से, नैरो मतलब बाल बाल बचने वाला, बहुत ही मामूली आंकड़े से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। एम्बैरस, एम्बैरस मतलब किसी को शर्मिंदा करना, तो उसकी तो स्पेलिंग करेक्ट है। कॉनसिया, कॉनसिया का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी भी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है स्पेलिंग। रेलेवेंट, रेलेवेंट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। रेलेवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से कनेक्शन रखना, ठीक है। जैसे कि अभी मैं जो पैसेज बता रही हूँ वो किसके रेलेवेंट है? गूगल के रेलेवेंट है, ठीक है। तो वो उससे कनेक्टेड है। तो रेलेवेंट का मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड, जिसके स्पेलिंग होते हैं RELEVANT, ठीक है, VANT। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्यूरोक्रेसी मतलब अफसरशाही, उसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है। we would better watch our step and not give him any excuse to harass us further। कि हम बेहतर यही होगा कि अपना जो भी कार्यवाही है उसको थोड़ा ध्यान से करें और उसको कोई मौका ना दें, कोई एक्सक्यूज बहाना ना दें कि वो हमें और ज़्यादा हरास करे, और ज़्यादा हमें डराए धमकाए या परेशान करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हरास का सिनोनिम बताना है। फर्स्ट है बिट्रे, बिट्रे धोखा। तो हैरास मतलब किसी को प्रताड़ित करना, परेशान करना, उसका धोखे से लेना देना नहीं है। रेलिश, रेलिश का मतलब होता है आनंद लेना, वो भी धोखे से लेना देना नहीं है। सूद मतलब शांत करना, ये भी धोखे से लेना देना नहीं है, सॉरी परेशान करने से लेना देना नहीं है। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट मतलब किसी को डराना धमकाना, ठीक है। तो वो परेशान आप करने के लिए किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A short interesting story about a real person or event। अब किसी भी वास्तविक इंसान या वास्तविक घटना के बारे में अगर छोटी सी स्टोरी बता दी जाए तो उसको बोलते हैं एनेक्डोट। क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। पोयम मतलब कविता, स्केच मतलब रूपरेखा, एनेक्डोट छोटी सी कहानी, नैरेटिव, नैरेटिव मतलब कथा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एनेक्डोट इज करेक्ट। शी इज़ प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। जब कोई व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है तो उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। क्या बोलते हैं? मल्टीलिंगुअल। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब जो एक ही सिंगल बड़े से स्टोन के ऊपर कुछ कार्विंग की जाए या उसके ऊपर कुछ बनाया जाए उसको बोलते हैं मोनोलिथिक, ठीक है। मल्टीलिंगुअल बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। हेट्रोलिंग्विस्टिक, हेट्रोलिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस या भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, ठीक है।
बायलिंगुअल मतलब दो भाषाओं को ज्ञान रखने वाला, सो ऑप्शन बी मल्टीलिंगुअल इज करेक्ट। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि आपके पास में कोई और बड़ी परेशानी या समस्या है जिसको आपको निवारण करना है, जिसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है, बजाय कि छोटी मोटी बातों के, ठीक है। टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, कि आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, इनकरेक्ट है। टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, इनकरेक्ट है। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, इनकरेक्ट है। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ दैन द मीनियर टास्क एट हैंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। My brother performed extremely good in the class test held yesterday. Extremely जब बोला जाता है, ठीक है, तो वो well के साथ में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है extremely well, ठीक है। गुड जो है एडजेक्टिव है जो कि नाउन को मॉडिफाई करेगा, जबकि यहाँ पे जो कार्य है वो परफॉर्मेंस है, ठीक है। उनकी जो परफॉर्मेंस है एग्जाम की, वर्ब हमारा परफॉर्मेंस है, हमें इसको मॉडिफाई करना है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, ठीक है। तो गुड यहाँ पे फिट नहीं बैठता, एक्सट्रीमली वेल, ठीक है। माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, ऑप्शन डी में एरर है। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खराब, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉडेटरी, लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसनात्मक। लैंकी, लैंकी का मतलब होता है दुबला पतला। लीथल का मतलब होता है घातक, डेडली, हार्मफुल। और लिसिट का मतलब होता है वैध, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक व्यक्ति जो किसी के भी बारे में आर्ग्यू करने के लिए, किसी भी चीज के बारे में आर्ग्यू करने के लिए तैयार रहता है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा? जो इसको वाद विवाद पसंद है, राइट। फर्स्ट है रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है जो बहुत कम शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता। कावर्ड, कायर। वेराशियस मतलब जो हमेशा सच बोलता है। और कंटेंशियस मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको वाद विवाद करना, डिसएग्रीमेंट करना अच्छा लगता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। अब आपको किसी कार्य करने का शुरुआती समय अगर पता हो तो आप स्टडिंग फॉर नहीं लिखेंगे, स्टडिंग सिंस 2 o'clock होएगा, ठीक है। तो जैसे कि कपूर एंड सन्स सिंस 1980, यानी कि 1980 से वो अब तक यहाँ पे इस फील्ड में है, राइट। तो सिंस इस्तेमाल होगा फॉर के बजाय, तो शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, स्टडिंग सिंस 2 o'clock, ऑप्शन बी इज करेक्ट। After the recapture of Tololing and the adjacent features, टोलोलिंग एक पहाड़ी है जो करगिल युद्ध के दौरान में कैप्चर करी गई थी, वहाँ की बात की जा रहे हैं कि जब हमने टोलोलिंग को रिकैप्चर कर लिया, दोबारा से उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया और उसके आसपास के इलाकों पे इवैक्टिंग, इवैक्टिंग का कोई वर्ड नहीं होता, एविक्टिंग वर्ड होता है। एविक्टिंग का मतलब होता है किसी को बेदखल करना, किसी को वहां से भगाना। तो बेदखल किसको करना था? दुश्मन को। फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड, वेल फोर्टिफाइड मतलब पूरी तरीके से किला बंद किया जा चुका पोजीशन बिकेम अ प्रायोरिटी। तो इस किला बंद की गई पोजीशन से दुश्मन को निकालना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गया, सबसे बड़ा अहम पहलू बन गया, अहम मसला बन गया। तो इवैक्टिंग के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इवैक्टिंग नहीं होता, एविक्टिंग होता है, एविक्टिंग, ठीक है। तो किसकी स्पेलिंग एरर है? बी के, बी आ रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। अब ट्यून्स कंपोज कर रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। कंपोज करना, आर कंपोज क्या है? हमारा वर्ब है, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? डोमिनिका, तो ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। और क्या कंपोज किए जाते हैं? लवली ट्यून्स, तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हमने इसको एक्टिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है तो डोमिनिका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, डोमिनिका कंपोज्ड लवली ट्यून्स, उसने की नहीं, वो करती है। डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, ट्यून्स लवली नहीं आएगा। डोमिनिका विल कंपोज लवली ट्यून्स, करेगी नहीं, करती है। डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसी भी नायाब बेशकीमती पत्थर के लिए अगर उसकी वेइंग की यूनिट हमने देखनी है तो उसको क्या बोलते हैं? सोना किस में तोला जाता है? डायमंड किस में तोला जाता है? कैरेट में तोला जाता है डायमंड, ठीक है। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स वो क्या होती है? कैरेट, ठीक है। प्योर, प्योर मतलब प्योरिटी बताना, तो प्योरिटी यानी कि शुद्ध, तो शुद्ध बताने के लिए तो कोई यूनिट नहीं यहाँ पे बताई जा रही, राइट। शुद्धता कोई यूनिट तो नहीं है,
रिलायबल मतलब भरोसेमंद। कैरेट, कैरेट जो है यूनिट है किसी भी प्रेशियस यानी कि बहुत ही महंगे या फिर बहुत ही बहुकीमती जो स्टोन होता है उसको नापने की। तो ऑप्शन सी करें। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सटीक। नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। अब हमें अल्ट्रुइस्टिक का सिनोनिम बताना है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। तो बोल रहे हैं कोई भी परोपकारी एक्ट जो है वो सिंसियर नहीं होता। यूजुअली हम लोग अगर किसी का भला भी करें तो हम ये सोचते हैं कि शायद हमें स्वर्ग मिल जाए या शायद हमारे पाप थोड़े कम हो जाए, तो हमारा कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ तो है ही ना। तो अल्ट्रुइस्टिक का सिनोनिम क्या होता है? फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक मतलब परोपकार। फैंटास्मल, फैंटास्मल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक। फिनोमिनल, फिनोमिनल मतलब अद्भुत। फोनोटिपिकल, फोनोटिपिकल मतलब जो किसी भी शब्दों को, भाषा को, वर्ड्स को आपने फोनिक्स की फॉर्म में अगर आपने लिखना है उसको बोलते हैं फोनोटिपिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फिलैंथ्रोपिक इज करेक्ट। देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अक्सर एक कहावत बोली जाती है कि आने वाली घटना का आगाज पहले ही हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना तूफान से पहले की शांति, तो वो क्या है? मतलब शांति है, मतलब आने वाले तूफान का संकेत मिल रहा है, राइट। डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, बोल रहे हैं हालांकि ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, कई बार कोई घटना एकदम सेकेंड्स में हो जा सकती है। एंड वन मे नॉट डैश इट, और कोई उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए। ठीक है। डैश some instances show that predictions based on certain signs have gone wrong। कई बार कई ऐसे उदाहरण भी हैं जो ये बताते हैं कि किसी संकेतों के ऊपर आधार पर कोई प्रोडिक्शंस अगर की जाती हैं तो वो अक्सर कई बार गलत हो जाती हैं। People generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals। अक्सर लोग बोलते हैं कि कोई भी अगर नेचुरल कैलामिटी आने वाली हो तो आपके आसपास के जो जानवर हैं वो कुछ अजीब बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, उनको आप ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि कोई ऐसी घटना होने वाली है। But what if animals are suffering from some disease and don't show any signs before the event appears? लेकिन अब क्या हो अगर हमारे जो आसपास में एनिमल्स हैं वो किसी बीमारी से ग्रसित हों या फिर वो ऐसा कोई साइन ना दिखाएं कि भाई कोई ऐसी घटना होने वाली है। They may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place। हो सकता है कि वो कोई ऐसी अजीब आवाज़ ना निकालें या कोई ऐसी अजीब एक्शन ना करें जो कि आने वाली घटना के बारे में कुछ संकेत दे सके। डैश some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens। और वहीं दूसरी तरफ कहीं ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं, नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं जो होने से पहले अपने संकेत संकेत किसी बैड अपशकुन की तरह, बैड ओमन मतलब अपशकुन की तरह दे दें। Dash we should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happenings। फिर भी हम इस संभावना को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते कि जानवर जो हैं कुछ अननेचुरल हैपनिंग्स को सेंस कर सकते हैं। इस संभावना से हम मुंह नहीं फेर सकते। There is a saying that coming events cast their shadow before dash it is not universally true। तो ये लेकिन की बात बोल रहे ना कि हाँ ऐसा बोलते हैं लेकिन ये बात जो है वो अक्सर सच नहीं होती। मोर ओवर यहाँ पे फिट नहीं बैठता क्योंकि मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, तो इसके अतिरिक्त नहीं बोला जा रहा। देयरफॉर मतलब अतः, जो कि किसी कुछ बात बोली आपने उसको सत्यापित करने के लिए बोला जा रहा है कि हाँ इसलिए ये ऐसा हुआ। फर्दर मोर मतलब आगे और, हाउएवर हालांकि, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हालांकि इज करेक्ट। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन मे नॉट डैश इट। वन मे नॉट लीगलाइज मतलब उसको कानूनी जामा पहनाना, उसको वैध करना। फॉर सी मतलब उसको देख पाना, पहले ही प्रिडिक्ट कर पाना। रिसेंट का मतलब होता है रद्द करना। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, तो यहाँ पे पहले ही देख पाने की बात की जा रही है, फॉर सी इट। Dash some instances show that predictions based on certain signs have gone wrong। बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पे देखा गया कि जो प्रोडिक्शंस कुछ चिन्हों के ऊपर किए गए वो गलत हो गए। देयरफॉर अगेन अतः की बात की जा रही है, तो अतः यहाँ पे हुआ नहीं। मोर ओवर बोल रहे हैं कि इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ प्रोडिक्शन जो किसी चिन्हों के ऊपर किए जाते हैं वो गलत हो जाते हैं।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेवरथलेस, नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी, हाउएवर मतलब हालांकि, तो यहाँ पे मोर ओवर इज करेक्ट। Dash, some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens. वो अपनी shadows कैसे दिखाएंगे? अब कुछ गलत अपशगुन के जरिए। Besides, besides मतलब इसके अलावा, अतिरिक्त। Secondly, दूसरी बात। Therefore, अतः। डिस्पाइट, बावजूद इसके, तो यहाँ पे हालांकि मतलब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी कैलामिटीज भी होती हैं। सो ऑप्शन बी ए इज करेक्ट। Dash, we should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happenings. तो इसीलिए हमें इस बात को नहीं नकारना चाहिए। However मतलब हालांकि, nevertheless मतलब कि इसके बावजूद या इसके अलावा, ठीक है, फिर भी, moreover मतलब इसके अतिरिक्त, और therefore मतलब अतः, इसलिए हमें इस बात को नहीं नकारना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।